वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अनीशा अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति का चैप्टर सेकंड दो ध्रुवीयता का अंत शुरू करने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट थर्ड है। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट सेकंड प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और सेम वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अपलोडेड है। ठीक है, तो आप इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है शॉक थेरेपी। देखो, शॉक थेरेपी क्या होती है? शॉक थेरेपी का मतलब होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि एक हैंड है, ठीक है, इसमें से काफ़ी ब्लड निकल रहा है। और ये जो हैंड है, इस हैंड पे पहले क्या किया गया है, इस पर चोट लगाई गई है। ठीक है, जानबूझ के, डेलिबरेटली कह सकते हो आप, जानबूझकर पहले चोट लगाई गई है। उसके बाद इस हैंड पे ही पट्टी करी गई है। आप यहाँ पे देखो तो सिंपल सी बात क्या है, यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था थी, पहले उसे पूरी तरह से आघात पहुंचाया गया था, उसे पूरी तरह से जख्मी कर दिया गया था। उसके बाद उस अर्थव्यवस्था को ठीक करने का काम किया गया था। तो ठीक है, आप देखो इमेज आपके लिए इसलिए डाली गई है ताकि आप विजुअलाइजेशन से ईजिली इसे याद कर सको कि शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। शॉक थेरेपी से अभिप्राय है यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था को आघात पहुँचाकर उपचार करना। ठीक है, इसके लिए दो नीतियाँ लेके आए थे मिखाइल गोर्बाचेव, ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, जिसके माध्यम से वो अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहते थे, मगर ये दोनों नीतियाँ गलत साबित हो गई। ठीक है, इसे आप इस चैप्टर के सेकंड जो वीडियो का पार्ट है उसमें देख सकते हो। वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका क्या थी। ठीक है, तो अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, शॉक थेरेपी को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले देखो शॉक थेरेपी क्या थी। शॉक थेरेपी एक मॉडल था जिसे किसके द्वारा लाया गया था? ये जो शॉक थेरेपी का मॉडल था ना, इसे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो ये था क्या? देखो, इसका सिंपल सा मीन ये था कि रातों रात जो यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था है ना, उसकी अर्थव्यवस्था को चेंज कर दिया जाए। ठीक है, और हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई थी कि यूएसएसआर का 15 गणराज्यों में विघटन हो जाता है। जो यूएसएसआर होता है उसका 15 गणराज्यों में बढ़ जाता है, वो रूस, बेलारूस, यूक्रेन में। ठीक है, तो ये जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, ये दोनों किससे शुरू हुए थे? ये दोनों इंस्टीट्यूशन ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आए थे। ठीक है, ब्रेटन वुड्स प्रणाली 1944 में अमेरिका द्वारा लाई गई थी, और 1945 से इस प्रणाली के माध्यम से विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को एक लीगल दर्जा दे दिया गया था, स्टेटस दे दिया गया था, जिसके माध्यम से वो पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था को काबू करने का काम कर रही थी। आपको जैसे पता होगा कि एक कॉमन सा कॉज क्या है कि अमेरिका का डॉलर एक यूनिवर्सल करेंसी के रूप में काउंट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है ब्रेटन वुड्स प्रणाली, कि अमेरिका ही वो कंट्री है जो सबसे पहले ब्रेटन वुड्स प्रणाली जैसे एक सिस्टम को लाया जो मनी से रिलेटेड था, जिसकी वजह से अमेरिका का जो डॉलर है उसे यूनिवर्सल करेंसी के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलो हम इसे आगे देखते हैं। और शॉक थेरेपी की क्या विशेषताएं थी? तो सबसे पहले क्या था, जो शॉक थेरेपी था उससे क्या हुआ, जो मालिक था ना, यानी जो मालिकानापन था वो निजी स्वामित्व के हाथ में चला गया। यानी सबसे पहले यूएसएसआर में क्या होता था, सारी अर्थव्यवस्था वहाँ पे सरकार के हाथों में होती थी, लेकिन अब वो अर्थव्यवस्था सरकार के हाथ में ना होकर किसके हाथों में चली गई? निजी व्यक्तियों के हाथों में चली गई। ठीक है, तो निजी व्यक्तियों ने क्या करा, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से आम जनता को प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, अच्छा, राज्य के संसाधनों का निजीकरण, जैसा कि आपको पता है यूएसएसआर के अंदर पहले सभी संसाधन किसके हाथ में हुआ करते थे? सारे संसाधन सरकार के हाथ में हुआ करते थे। बट अब क्या हुआ, संसाधनों को राज्यों के हाथों से निजी कर दिया गया, यानी आम जनता के हाथों में कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो, कल तक सारे संसाधन सरकार के हाथ में थे, तो सरकार डिसाइड करती थी क्या प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है। बट अब ये निजी हाथों में थी, जिसकी वजह से सरकार को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि निजी व्यक्ति अपने प्रॉफिट के मोटो से चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे थे। जितना उन्हें प्रॉफिट मिल रहा उतना ही वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक है, अच्छा, थर्ड देखते हैं, सामूहिक फार्म की जगह निजी फार्म का शुरू होना। देखो, जहाँ कल तक जो खेती जैसी चीज़ होती थी वो सरकार के हाथ में होती थी, और सरकार डिसाइड करती थी कि किस वेदर में कौन सी क्रॉप को प्रोड्यूस करना है। बट अब क्या था, अब ऐसा नहीं था, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें निजी हो चुकी थी। एक व्यक्ति खुद डिसाइड करता था इंडिविजुअली कि उसे क्या प्रोड्यूस करना है और किस तरह से प्रोड्यूस करना है, और उसका प्राइस भी क्या रखना है। अब वो सरकारों के हाथों में नहीं रह गया था।
ओके, फोर्थ देखते हैं मुक्त व्यापार व्यवस्था को अपनाना। जैसे कि आपको पता होगा कि 1985 तक जो यूएसएसआर था उसकी इकोनॉमी एक तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, जिसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? देखो बंद अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें कोई भी देश केवल उतना ही उत्पादन करता है जितना कि वो खुद कंज्यूम कर सके, खुद अपने लिए यूज़ कर सके। तो यूएसएसआर पहले ऐसा ही करता था, उतनी चीज़ों को भी प्रोड्यूस करता था जितनी चीज़ों का वो खुद यूज़ कर सके। बट अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो व्यापार था वो मुक्त हो गया। पहले कल तक यूएसएसआर उन्हीं चीज़ों का प्रोड्यूस करता था जो उनके देश के लिए होती थी। अब क्या होता था? यूएसएसआर में निजी व्यक्तियों ने चीज़ों को उस तरह से प्रोड्यूस करना शुरू करा जिससे उनका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। उन्होंने ये सोचना छोड़ दिया कि इससे सरकार का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ देखते हैं मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता। जैसे देखो आपको पता है हर नेशन की एक करेंसी होती है। जैसे यूएसएसआर की करेंसी क्या थी? रूबल। अब रूबल जो थी ना वो डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर जाती है, यूरोपियन यूनियन के यूरो के मुकाबले बहुत ज़्यादा गिर जाती है। अब अगर किसी देश की करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी ना तो उस देश की जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय क्षमता जो होगी वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब क्या होता है? किसी भी देश की करेंसी का ना किसी अन्य देश की करेंसी में, मतलब अमेरिका की करेंसी का यूएसएसआर की करेंसी की तुलना में कितना अधिक वर्चस्वशाली होना। यानी अगर अमेरिका के $100 से कोई चीज़ खरीदी जा सकती है तो यूएसएसआर के कितने रूबल से वही सेम चीज़ खरीदी जा सकती है। इसे हम क्या कहते हैं? परचेजिंग पावर पैरिटी। ये हर कंट्री के लिए होती है। हालांकि ये टर्म लीगली डिफाइन नहीं होता, मतलब ढंग से इसे कभी काउंट नहीं किया जाता, बट इस टर्म को देखा जरूर जाता है, ठीक है। तो याद रखना मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, सिक्स्थ क्या है? पश्चिमी देशों की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ाव। अब देखो कल तक तो जैसे हमने सेकंड वीडियो के पार्ट में बात करी थी, जो यूएसएसआर था वो क्या करता था? पश्चिमी देशों से किसी तरह का व्यापार नहीं करता था। अब उन्होंने क्या करा? पश्चिमी देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया। भाई सोचो 1961 में यूएसएसआर ने बर्लिन की दीवार बनाई। बर्लिन की दीवार क्यों बनाई थी? इसीलिए वो दीवार बनाई थी ना ताकि पूंजीवादी देशों को वो क्या कर सके? पूर्वी जर्मनी यानी यूएसएसआर की तरफ आने से रोक सके। बट ये क्या हुआ? वास्तव में ये तो गलत हो गया, क्योंकि अब यूएसएसआर खुद किस ओर जाना चाहता था? पश्चिमी देशों की ओर, क्योंकि यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो गई थी जिसकी वजह से वो ये चाहता था क्यों ना अब मैं इन देशों से व्यापार करूं और व्यापार करके अपनी अर्थव्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर लूं, ठीक है। तो याद रखना ये बात। ओके, 7th पॉइंट पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थव्यवस्था का स्वीकार ना करना। तो देखो शॉक थेरेपी में क्या हुआ था? जो यूएसएसआर की जनता थी ना उनका मानना था इस समय वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो सबसे बेस्ट है और हम किसी और अर्थव्यवस्था को नहीं मानेंगे इसके सिवा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमें मौका मिलता है अपने आप को डेवलप करने का, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का और अपना विकास करने का। क्योंकि पूंजीवाद के अंदर आप जितना एफर्ट करोगे उतना ज़्यादा आप गेन करोगे, बल्कि साम्यवाद में तो इसका विपरीत था, आप कितना भी एफर्ट करो आपको उतना ही मिलेगा जितना सरकार चाहेगी। तो जो यूएसएसआर की आम जनता थी वो पूंजीवाद की मांग कर रही थी, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। अच्छा, नेक्स्ट क्या है टॉपिक हमारा? शॉक थेरेपी के परिणाम। अब हम बात करते हैं शॉक थेरेपी के क्या परिणाम रहे। तो ठीक है, बहुत सिंपल से टर्म में इसे देखते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि जो पूर्ण रूप से जो रूस था उसका औद्योगिक ढांचा था वो लड़खड़ा गया था। देखो यहाँ पे रूस लिखा हुआ है, तो आप प्लीज़ इस बात को याद रखना। 1991 के बाद यूएसएसआर का जो उत्तराधिकारी था वो रूस बना, तो इसीलिए कहीं पे रूस मिले और इंग्लिश में रशिया मिले तो सेम बात है, ठीक है, इसे अलग मत मानना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था थी ना वो पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी। देखो लड़खड़ाने की वजह क्या है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था क्या होती है? किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो किन चीज़ों से चलती है? उसके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर से चलती है, आधारभूत संरचना से चलती है, जैसे कि हॉस्पिटल होना, स्कूल्स होना, मार्केट होना, ठीक है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना। बट ये सारी चीज़ें तो यूएसएसआर में ख़त्म हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वहाँ के 15 गणराज्य आज़ादी की मांग कर रहे थे। वो सब कह रहे थे हमें तो अलग चीज़ चाहिए, हमें तो अलग चीज़ चाहिए, मतलब हमें एक अलग नेशन का दर्जा दो। तो प्रॉब्लम्स तो क्रिएट होगी ना, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। अच्छा, अगला परिणाम क्या हुआ शॉक थेरेपी का कि रूबल जो रूसी मुद्रा थी उसमें गिरावट आ गई। तो मैंने बताया था कि रूबल की जो परचेजिंग पावर पैरिटी थी वो एज़ कम्पेयर टू डॉलर बहुत कम हो गई खरीदने में, और डॉलर एक बड़ी करेंसी के रूप में सामने आई, जिसकी वजह से रूबल की मुद्रा में बहुत बड़े लेवल पे गिरावट आ गई। ओके, थर्ड परिणाम क्या है? समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था का नष्ट हो जाना। तो आपको जैसे कि पता है जो यूएसएसआर की व्यवस्था थी
ठीक है, वो कैसी थी, समाज कल्याण की, क्योंकि सारे संसाधन सरकार के हाथ में थे। तो जब संसाधन सरकार के हाथ में हो गए तो सरकार अच्छे से डिसाइड कर सकती है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। बट अब क्या था, अब वो जो संसाधन थे वो निजी व्यक्तियों के हाथों में जा चुके थे और निजी व्यक्ति खुद डिसाइड कर रहे थे कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है, जिसकी वजह से आम जनता का कल्याण ही नहीं हो रहा था, उनका वेलफेयर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो एक अच्छी अर्थव्यवस्था का नष्ट हो जाना। ठीक है, फोर्थ क्या है इसमें परिणाम, ठीक है, गैराज सेल या गैराज सेल। अच्छा, गैराज सेल का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे संसाधन होते हैं ना, हमारे संसाधनों को औने पौने दामों पे बेच देना। मानो 100 रुपये की चीज़ को 1 रुपये या 2 रुपये के ऊपर बेच देना। क्यों? क्योंकि आपकी उस चीज़ की मार्केट में कोई वैल्यू रह ही नहीं गई। तो आप क्या चाहते हो कि जितने मिल जाए उससे आपको पैसे आप उतने गेन कर लो, क्योंकि वो कुछ समय बाद तो वो चीज़ भी खराब हो जाएगी, है ना। सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, मानो कि मैं एक किसान हूँ और मेरे पास 100 किलो आलू है, बट मुझे पता है कि अभी मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है और मैं मार्केट तक आलू लेके नहीं जा सकता, और मैं अगर कुछ दिन और आलू रखता हूँ तो आलू खराब हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, जितना भी मेरे को प्राइस मिलेगा उस पर आलू बेच दूंगा। तो ऐसा ही यूएसएसआर ने किया। यूएसएसआर ने क्या किया, जो उसकी अर्थव्यवस्था थी, अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उसने अपने संसाधनों को बहुत सस्ते दामों पर बेच दिया। लगभग 90% संसाधनों को सस्ते दामों पर बेच दिया। और इन संसाधनों को किसने खरीदा, वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने खरीदा। और आपको पता है ये दोनों संस्थाएं किसकी थी, अमेरिका द्वारा निर्मित थी। ठीक है, अच्छा, फिफ्थ परिणाम क्या है, खाद्यान्न संकट हो गया। देखो, किसी भी देश के लोगों के लिए सबसे पहली नीड है रोटी। अगर उस देश के व्यक्तियों को खाने के लिए ना मिले तो क्या होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी ना उनके सामने। तो यहाँ पे क्या था कि जो यूएसएसआर था उसके अंदर जो लोग थे उनको खाने का संकट देखना पड़ा, क्योंकि सरकार अभी भी संसाधनों, जो भी उनके पास सरकार के पास संसाधन थे, उसका प्रयोग सरकार अभी भी परमाणु हथियार या वेपन्स के लिए कर रही थी, लड़ने के लिए कर रही थी अमेरिका से, बल्कि उन्हें इन सारे संसाधनों का प्रयोग खाद्यान्न के लिए करना चाहिए था। ठीक है, रोटी के लिए करना चाहिए था, बल्कि सरकार ने ऐसा नहीं करा। ठीक है, सिक्स्थ परिणाम देखते हैं, आर्थिक विषमता। ठीक है, गरीबी का बढ़ना, असमानता का बढ़ना। देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर किसी देश में निजी व्यक्ति ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली निजी व्यक्ति जो होंगे वो गरीबों को इग्नोर करेंगे, उनका शोषण करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, ताकि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सके, और वो अपना जितना विकास करेंगे उतना ही उनका बेनिफिट होगा। तो उन्होंने क्या करा, आम जनता की ज़रूरतों को इग्नोर करा। ठीक है, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करा, जिससे सोसाइटी में क्या हुआ, और गरीबी बढ़ी। कहते हैं ना, पुअर गेट्स पुअर, रिचर गेट्स रिचर, यही वाला कॉन्सेप्ट। गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए। ठीक है, अच्छा, सेवंथ परिणाम क्या है, माफिया वर्ग का उदय। देखो, माफिया क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा लैंड माफिया, ड्रग माफिया। ठीक है, माफिया वर्ग का उदय मतलब होता है ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर गैर कानूनी रूप से किसी काम को करते हैं। तो क्या हुआ था, शॉक थेरेपी से कुछ ऐसे वर्गों का उदय हुआ जो संसाधनों को गलत रूप में खरीद रहे थे और उस पर अपना वर्चस्व जमा रहे थे, क्योंकि सरकार तो अब किसी काम को करने लायक रह नहीं गई थी। तो माफिया वर्ग ने इसका काफ़ी फायदा उठाया। अच्छा, लास्ट पॉइंट यहाँ पे 8 क्या है, दिवालियापन। दिवालियापन मतलब, देखो, कोई भी देश होता है ना, उस देश के पास करेंसी होती है, मतलब पैसा होता है जिससे वो कुछ भी खरीदती है। ठीक है, अगर किसी कंट्री के पास उसका जो पैसा है, मतलब वो पैसा जिससे वो अपने सारे वर्क पूरे करती है, अगर उस वर्क को पूरा करने के लिए उसके पास पैसा ना रहे तो उसे हम दिवालिया बोलेंगे, दिवालियापन घोषित कर देंगे। जैसे कोई पर्सन है, उसके जेब में अगर कुछ ना हो, उसकी बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसे अपनी कंपनी बेचनी पड़ती है, उसकी नीलामी हो जाती है, तो हम उस व्यक्ति को इंसॉल्वेंट या दिवालिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा, देखो, ये रहा हमारा वर्ल्ड बैंक और ये रहा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, ये दो इंस्टीट्यूशंस हैं जो ब्रेटन वुड्स प्रणाली से आए और जिन्होंने शॉक थेरेपी के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाया, आप कह सकते हो। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यूएसएसआर की जो अर्थव्यवस्था है, हालांकि ये तो ठीक करना चाहते थे, बट यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं हो पाई। ठीक है, जो बचे हुए टॉपिक्स है ना, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.